हैं कि बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, उधम मचा रहा है और बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है। हम सब कह रहे हैं कि वो शरारती है, शरारती है, शरारती है, लेकिन हम में से कोई उसको स्लो डाउन करना सिखा नहीं रहा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो अब उसको जब समझ ही कुछ नहीं आ रहा और ऑलरेडी उसका अटेंशन स्पैन कम है, उसका ब्रेन मैसेज देता है कि उठो, मतलब क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो उठता है बार बार और कुछ तो करेगा। अब जब बच्चा है, एनर्जी भी बहुत है, तो कुछ तो करेगा। सो पहली चीज़ मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि डिसिप्लिन घर में कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने कह दिया कि ये टीवी बंद करना है, तो उस समय आप खुद टीवी बंद कीजिए। तो आप अपने फ़ोनों पे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को दे रहे हैं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी आहूजा हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे छोटे बच्चे जो 2 से 5 7 साल के हैं, उनमें कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आप पहचान सकते हैं घर पर ही और जान सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में या उसकी आईक्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं, और वक्त रहते आप पहचानेंगे तो इलाज भी सही हो पाएगा। बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। सेहतनामा में। आज हम बच्चों की बातें करने जा रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं, 2 से 5 साल के बच्चे। कुछ लक्षण आप बताएंगी कि अगर ये लक्षण बच्चे में नज़र आते हैं तो उन्हें ये मत समझिए कुछ गड़बड़ है, ये समझिए और आपको जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलना है। बिल्कुल। क्या तो है? 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं बिहेवियर इश्यूज़, एक होते हैं इंटेलेक्चुअल इश्यूज़, है ना? और एक होते हैं इमोशनल एंड सोशल इश्यूज़। सो बिहेवियर डिसऑर्डर्स में जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जो शुरुआत से शुरू हो जाता है, जो अर्ली डायग्नोसिस होता है कि यूजुअली हमें ऐसा देखा गया है कि एडीएचडी बच्चों में ज़्यादा देखा गया है कि वो बिल्कुल सुनते नहीं है अथॉरिटी की बात, जो भी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आपने जो एडीएचडी का सीरीज़ हाँ, करा है, हाँ, वीडियो है उस पर, वो वीडियो भी है, देख सकते हैं दर्शक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बिल्कुल। तो वो एडीएचडी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है। उसमें मैं ऐड करूँगी फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो जो डॉक्टर ने कहा कि ये सब टेस्ट होते हैं, तो हम एज़ अ साइकोलॉजिस्ट भी हम टेस्ट करते हैं कि बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, उधम मचा रहा है और बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे का जो सेंसेस हैं, जो बच्चे के सेंस ऑर्गन, हम 5 सेंस ऑर्गन्स जो लेते हैं, आईज़, ईयर्स, नोज़, स्मेल, और वो सेंस से डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, है ना? उसका एक फरारी ब्रेन है और मारुति ब्रेक्स है, तो ब्रेक लगाना उसको नहीं आ रहा है। तो एडीएचडी बच्चे की लाइफ साइकिल ऐसे होती है कि हम सब कह रहे हैं कि वो शरारती है, शरारती है, शरारती है, लेकिन हम में से कोई उसको स्लो डाउन करना सिखा नहीं रहा। हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ, अब टीचर भी कह रही है बहुत शरारत करता है, टिक के नहीं बैठता। तो जब बच्चा घर में भी एक लेबल के साथ रहता है, स्कूल जाता है तो भी लेबल के साथ रहता है कि सब उसको शरारती का ही लेबल दे रहे हैं, पर सिखा कोई भी नहीं रहा। तो ना उसको कोई बता रहा है कि क्या करना है। तो जब बच्चा सेकंड थर्ड में होता है, 5-7 साल का हो जाता है, 7-8 साल का, तो क्या है कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, बिल्कुल देख नहीं रहा, लैंग्वेज स्पीच डिलेज हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है, फंक्शंस नहीं कर पा रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी उसके क्लियर नहीं हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई को लेके, जब उसको एक सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो 40 मिनट की क्लास में, सेकंड क्लास में तो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसको ये भी नहीं मालूम कैसे लिखना है। अब उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो अब उसको जब समझ ही कुछ नहीं आ रहा और ऑलरेडी उसका अटेंशन स्पैन कम है, उसका ब्रेन मैसेज देता है कि उठो, मतलब क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो उठता है बार बार और कुछ तो करेगा। अब जब बच्चा है, एनर्जी भी बहुत है, तो कुछ तो करेगा। तो बाय द टाइम वो 8-9 साल का होता है, तो बिल्कुल पढ़ाई तो हमारी ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं, बिल्कुल एडीएचडी के लिए नहीं आते हैं, तो ये कहते हैं कि जी पढ़ नहीं रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की, कहीं पे भी। तो जब बच्चे 5th-6th में पहुंचते हैं, तब पेरेंट्स लेके आते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो बहुत शुरुआत से उनको सेंसरी इंटीग्रेशन सिखाना है हमें, और उसके लिए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है। तो एक टीम के साथ हम काम करते हैं। पहले साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करता है,
दवाई चाहिए तो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट देंगे उनको दवाई। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को प्लान बना के दिया जाएगा कि इसके इस सेंसेस पे ज़्यादा काम करना है। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट भी काम, तो तीनों का इकट्ठे एक टीम बनेगा जो कि बच्चे को रूटीन में काम करना सिखाएगा क्लास में। सो जब कंडक्ट इश्यूज होते हैं, जब बच्चा सुनना ही बंद कर देता है कि अब तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, ना सुन रहा है, ना मान रहा है बात, ना टीचर की मान रहा है, किसी चीज से डर नहीं लग रहा है उसको, फिर क्या करें? तो इसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आजकल बढ़ते जा रहा है। सो पहली चीज़ मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि डिसिप्लिन घर में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब अगर आपने कह दिया कि ये टीवी बंद करना है तो उस समय आप खुद टीवी बंद कीजिए। किचन से शाउट करने से कुछ नहीं होगा। आप किचन में इतना लेक्चर मदर्स देती रहती हैं वहाँ खड़े होकर, टीवी नीचे बंद करते हो, पढ़ते नहीं हो, ये बच्चे बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाते हैं आपके लेक्चर से। तो आपको जो काम कराना है आप वो कराइए। आप आइए, टीवी बंद करिए, ताकि बच्चे को पता हो कि अब टीवी नहीं चलेगा। हाँ, उसको अगर क्लियर वो रो हो रहा कि है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, मम्मा की जो बोल दिया पापा ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। अब मम्मी आप चाहे पापा, रोइए, हाँ, आप चाहे कुछ जो भी रोने करिए, दीजिए, थोड़े बिल्कुल टाइम के रोने लिए। दीजिए। तो आप अपने फ़ोनों पे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को दे रहे हैं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। और स्पेशली कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों के साथ नहीं होगा। सो आपको रूल कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल कंसिस्टेंसी के साथ उनकी नीड, जैसे मैंने बताया, थेरेपेटिक नीड समझनी पड़ेंगी। प्लस अगर आपने उनको पढ़ाने बिठाना है तो अपने टाइम के हिसाब से नहीं बिठाना है, उनका कंसंट्रेशन टाइम आपने ऑब्जर्व करना है। कई बच्चे दोपहर में पढ़ते हैं अच्छे से, कई बच्चे रात को अच्छा पढ़ते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा कब पढ़ता है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको खुद पता होगा आपका बच्चा कब पढ़ता है। यूजुअली कई बच्चे खेल के आके अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स को होता है कि नहीं, तुम 4 बजे पढ़ने बैठ जाओ फिर खेलने जाना। सो योर टाइम शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स टाइम एंड देयर नीड्स, है ना। आप क्योंकि जब आप ऐसा करेंगी तो आपको रूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं ये। हाँ, और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, और रोज़ का रोज़ वो कलेश नहीं होगा, है ना। मम्मा चिल्ला रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, ना वो मान रहा है ना आप मान रहे हो, है ना। कई बच्चे रात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 9 बजे पढ़ने बैठते हैं। हाँ, जब तक पेरेंट्स की बैटरी हो जाती है डाउन, वो पढ़ा नहीं सकते, बट वो उसका टाइम है। सो एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम एंड द नीड। राइट। सो ये कुछ बिहेवियर, और कुछ बिहेवियर इश्यूज होते हैं जिसको इमोशनल, जैसे हम डिस्टर्बेंस बच्चों को कहते हैं, जो पेरेंट्स को नहीं पता है, जो मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगी। एक होता है पाइका डिसऑर्डर। जब बच्चे नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, तो इसको हम साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में पाइका कहते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव इंटेक। तो उससे क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कैल्शियम की कमी हो रही है, इसलिए खा रहा है ना, और बढ़ नहीं रहा क्योंकि मिट्टी खा रहा है। अब जब आप मिट्टी या चौक खाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन्स में न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स में ये सब मिनरल्स ऑलरेडी ब्लॉकेज करेंगे। तो नेचुरली आपका जब न्यूट्रिशन इनटेक नहीं है तो हाइट, वेट और हेमोग्लोबिन सब में फ़र्क पड़ेगा, और हम कैलकेरिया फॉस बहुत देते हैं ऐसे टाइम पे, वेयर एज इट इज़ एन इमोशनल डिसऑर्डर। अच्छा। तो जब बच्चा, घर में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, माँ बाप की नहीं बनती या कोई और बात है, कोई भी कारण हो सकता है, या बच्चा इमोशनली सेंसिटिव है, तो इसको हम पाइका कहते हैं। फिर होते हैं थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, ये सारे भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से होते हैं। बेड वेटिंग, कई बार बच्चे बहुत सालों तक, 12-13 साल में भी बेड वेटिंग करते हैं, पर अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा और सही रहेगा। अदरवाइज लेट डायग्नोसिस में एफर्ट ज़्यादा लगता है, बिल्कुल, और परसिस्टेंट एफर्ट लगता है। तो और हम बात करते हैं, ये तो हमने बिहेवियर डिसऑर्डर की बात की, अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल। जब बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं तो हम उनको लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया की कैटेगरी डायग्नोज करना इजी होता है जब 3 या 4 साल का है, जब वो उल्टा लिख रहा है, या जब सबने तारे ज़मीन पे देखी है तो सबको इतना मालूम है कि ये एक प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है।
तो पेरेंट्स को समझना चाहिए डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटी की भी कैटेगरीज होते हैं। कई बच्चे लिख नहीं पाते, डिसग्राफिया कहते हैं उनको, बिल्कुल लिख लाइन भी नहीं लिख पाते, है ना। तो आप अर्ली डायग्नोज कराएंगे तो थेरेपीज़ हैं इनकी, थेरेपी में आपका बच्चा जाएगा तो कर पाएगा। फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाते कई बच्चे, तो मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं कि हमें मैथ्स एग्जेम्प्ट कराना चाहिए कि नहीं। एक बड़ा स्टिग्मा है कि मैथ्स जैसी चीज़ 10th में हम नहीं ले रहे तो बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी। बट जो कैलकुलिया के बच्चे हैं वो कभी भी मैथ्स नहीं कर पाएंगे। एक पेरेंट ने 4 ट्यूशन्स रखी मैथ्स की बदल बदल के, पर बच्चा नहीं कर पा रहा था। तो जब तक हमारे पास आए तो फिर हमने डायग्नोज किया, फिर हम सर्टिफिकेट्स 32 वाले भी हम भी बना के देते हैं कि उनको एग्जाम्पशन मिल जाए स्कूल से। ओके, वो एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा मैथ्स नहीं कर सकता, नहीं लिख नहीं सकता, मैथ्स नहीं कर सकता, रीडिंग नहीं कर सकता, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। राइटिंग नहीं कर सकता, डिसग्राफिया में बच्चे लिख नहीं सकते। तो ये एक आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर्स हैं, सीबीएसई ने भी आइडेंटिफाई किए हैं और इनकी रिलैक्सेशन है, आपको राइटर मिलेगा, आप तो बोल बजाय पा रहे हैं। इसके कि आप वो बच्चे को इग्नोर करी जा रहे, नहीं नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं, उसको समझिए राइट कि ये प्रॉब्लम है और इसका राइट, हल निकालना है। बिल्कुल हल निकालना है। आपने बच्चे को सही दिशा दिखानी है, आप नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? एज अ कोई दूसरा पेरेंट, नहीं करेगा हाँ आपके लिए, आप बिल्कुल। एज अ पेरेंट आप भी लेबल करेंगे ये नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हमें रीज़न ढूंढना है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है, सपोज बीमारी है, तो हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं कराते हैं। उससे क्यों डरते हैं फिर हम? हाँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में स्टिग्मा स्टिग्मा है, बिल्कुल। है ना। तो एक साइकोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट है आपके ब्रेन का, एटलीस्ट वो रीज़न बताएगा कि आपका बच्चा ये सब क्यों नहीं कर पा रहा है। आईक्यू की कमी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर पा, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो एक ये भी लक्षण कि बच्चा लिख नहीं पा रहा, राइट, वो भी आप पहचान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास टेस्ट होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि लिख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको, या फिर और जैसे अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो मैं देखती हूँ कि जो बच्चे बिलो एवरेज आईक्यू के बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू रेंज 80 से 90 के बीच में रहता है, उनको बहुत दिक्कत आती है, जिनको हम फीबल माइंडेड कहते हैं, स्लो लर्नर्स कहते हैं, या वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिनको हम बैक बेंचर्स कहते हैं, इसके तो नंबर आएंगे ही नहीं। ये किस उम्र में? तो ये भी हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। आप 3 या 5 साल के बच्चे को हम डायग्नोस कर सकते हैं आईक्यू क्योंकि टेस्ट वो करके। लिखना भी शुरू कर देता है और पढ़ना भी बिल्कुल, थोड़ा 5 थोड़ा। साल में फर्स्ट में हो जाता है बच्चा, तो हमें पता चल जाता है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जो बिलो एवरेज आईक्यू के बच्चों को ना तो सीबीएसई रिलैक्सेशन देता है, और वो पूरी ज़िंदगी इस लेबल के साथ जीते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है ना। क्योंकि वो बच्चों में क्या होता है ना, लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो कॉमन सेंस नहीं रहता है ना। वो खुद से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, उनको लाइन ड्रॉ कर दोगे, बता दोगे ये करना है, वो कर लेंगे, अपने आप से समझ में नहीं आएगा उनको कि क्या करना है। तो ये सारी उम्र रहता है? ये अगर ऐसा है तो सारी उम्र रहता है, पर हाँ हम स्किल्स डेवलप करा सकते हैं। कोई किसी ना किसी स्किल में तो वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, होगा। लेकिन हम प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब वो नहीं पढ़ पाएगा। ये समझना है पेरेंट्स को कि हमें पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए चाहिए, कि अगर उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग अर्ली डालते हैं तो वो बहुत अच्छा करेगा। राइट, तो ऑप्शन है। और मेरे पास एक एग्जांपल देती हूँ, एक पेशेंट है, शी वाज वेरी गुड इन टेनिस, बहुत अच्छी थी, नेशनल लेवल की थी, पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और उसकी मदर को ये समझाने में मुझे 2 महीने लगे कि ये इतना ही पढ़ पाएगी तो आप टेनिस पे ही ध्यान दीजिए, जब वो खेल रही है नेशनल लेवल तो आपको डिग्री क्यों चाहिए। सो विच आई अंडरस्टैंड। तो हमारी सोसाइटी में पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल। और उसकी वजह से हम बड़े सारे डिसऑर्डर्स बच्चों के इग्नोर करते हैं। और क्या है? सो इसके अलावा हम ऑटिज़म के बारे में भी बात करते हैं। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम पे है डिसऑर्डर। तो सबसे पहले शुरू होता है एस्पर्जर कहते हैं, जिसमें सिर्फ सोशली बच्चा डिस्कनेक्टेड रहता है, स्पीच भी है, सब कुछ है। अगर आपने देखा होगा माय नेम इज़ खान में जो शाहरुख खान था, उसको एस्पर्जर था, तो बाकी सब चीज़ें
अच्छे से समझाई गई हैं, जो डॉक्टर आए थे न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। तो स्पेक्ट्रम पे है, तो हर एक ऑटिस्टिक बच्चा अलग तरीके का होता है। तो उसमें सोशल स्किल्स की कमी होती है, लैंग्वेज डेफिसिट होते हैं, प्लस स्ट्रक्चर रूटीन चाहिए, रेपिटेटिव एक्टिविटी है, कूइंग एक्विंग साउंड्स यूज़ करते हैं। तो इसके भी स्केल्स हैं हमारी साइकियाट्री में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन स्केल फॉर ऑटिज़म है, ईसा है। तो उससे हमें काफ़ी हद तक अर्ली डायग्नोसिस हो घर जाता पे है। अगर कैसे पता चल सकता है घर पे कुछ आप डिसऑर्डर्स हों, सिम्टम्स? जो बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहले हम फिज़िकल देखते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड 4 कैटेगरीज़ हैं। फिज़िकल अगर डिलेज़ हैं तो हम फिज़िकल डिलेज़ के लिए हम नेचुरली हम फिजिशियन के पास, पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे। फिर हम सोशल डिसफंक्शनिंग देखते हैं कि अब 2 साल का बच्चा इंडिविजुअल खेलता है, खुद से इंडिविजुअल प्ले रहता है, वो खुद ही खेल रहा खुद है। ही खेल रहा है अपने आप। 3 साल का बच्चा पैरेलल प्ले शुरू कर देता है, पार्क में जाता है, आप बॉल फेंकोगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, पैरेलल खेल रहा है प्ले, कि नहीं खेल रहा। बिल्कुल। तो दूसरे बच्चों, इसको हम पैरेलल प्ले कहते हैं। तो रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं कि यहाँ तक भागना है, फिर वापस आना है, वो 3 साल का बच्चा अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत कुछ है। गड़बड़ है। तो अगर दूसरे बच्चों के साथ नहीं Mix up हो इंटरैक्ट रहा। कर रहा है, चाहे लड़ने के लिए सही, पर इंटरैक्शन ज़रूरी है ना, थोड़ी देर के लिए इंटरैक्शन ज़रूरी है। तो वो हम एक दिक्कत Diagnose देखते कर हैं। सकते हैं। देन लैंग्वेज डेफिसिट होते हैं, जैसे स्पीच है, स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है ना, और तुतलाना या हकलाना, ये सब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और थेरेपी से ठीक भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल, जैसे मैंने बताया आईक्यू टेस्ट करते हैं, कोग्निटिव डेफिसिट्स देखते हैं। तो ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम देखते हैं। तो इन ये जो चीज़ें आपने बताई, अगर घर पर ही कोई पेरेंट्स ध्यान दें बिल्कुल। अर्ली स्टेज में, 2 से 5-7 साल के बच्चे हैं, तो ये आपको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जाकर चाहिए। अगर कंसल्ट आप करना खुद नहीं चाहिए, कर पा रहे हैं डायग्नोज, पर हेल्प लेनी आपको चाहिए। लग रहा है कि देखिए 99% बच्चे अगर कर रहे हैं और 1% बच्चा आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो कोई इसमें शर्म नहीं है कि आप जाके पूछ लीजिए कि सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इट्स इजी टू और क्योंकि डायग्नोज, वक्त पर आप गए तो आपको सही राय मिलेगा, इलाज मिल सकता है, सही बिल्कुल। मशवरा मिल सकता है। उससे ये जो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ना हाँ, जाने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। और आप पूरी ज़िंदगी के लिए उसी बिहेवियर से डील करेंगे। अगर वो बिहेवियर अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो उससे डील करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे तो आपको शायद डील ही ना करना पड़े। अगर आप डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया अगर जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं तो आपको नहीं डील करना पड़ेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, स्मूथ जर्नी हो जाएगा। और बच्चे के लिए भी आसान होगा और पेरेंट्स के लिए। आपके लिए वैसा आना, ADHD अगर जल्दी डायग्नोज हो जाएगा, अगर थेरेपी हमें जल्दी जाएंगे तो काम डाउन करना सीख जाएगा बच्चा, बैठना सीख जाएगा, आई कांटेक्ट अच्छा हो जाएगा, स्पीच अच्छा हो जाएगा, तो आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। आप पेरेंट्स बहुत सारे पैसे खर्चते हैं एक्टिविटीज़ पे, कभी यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, पर कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पैसे भी तो वेस्ट जा रहे हैं। सो एक गाइडेंस मिल जाता है। तो वक्त पर आप थोड़े से सिम्टम्स देखकर पहचान सकते हैं कि बच्चे में थोड़ी सी गड़बड़ है। बिल्कुल। सो एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।